अस्सलाम वालेकुम। सबको SJ का सलाम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि लड़ाई झगड़े के बग़ैर और विलन्स के बग़ैर आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा और हमारे करैक्टर्स की हल्की फुल्की नोक झोंक भी आपको बहुत अच्छी लगती होगी। नावल शुरू करने से पहले आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। शुरू करते हैं आज के एपिसोड। शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया, वरना मुझे लगा कि मैं अगर मज़ीद संजीदा रहा तो मुझे कुछ हो जाना है। दानियाल ने अपना कॉफ़ी का कप एक तरफ रखा। वो इसे वापस अपने मूड में आता देखकर अमल मुस्कुराई। वैसे लड़की, शादी के बाद से हर वक्त तुम अपने सैय्यदों को ही याद करती रहती हो। भाई तो तुम्हें भूल ही गया है। मैं क्या करूं? बहन ना रही। दानियाल दुहाई देते हुए बोला। अमल ने खाली कप एक तरफ रखा और दानियाल की कमर पर जोर से मुक्का मारा। वो उछल कर एक तरफ हुआ और अमल को खश्मगीन निगाहों से घूरा। मेरा मुंह ना खुलवाओ, खुद को जब से बीवी मिली है बहन भूल गई है। हाय, मुझे बताओ मैं क्या करूं? भाई ना रहा। वो इसी के अंदाज में बोली। दानियाल हंस दिया और इसके बाल पकड़े। दानी, बाल छोड़ो यार, बड़ी मेहनत से बड़े किए हैं। वो अपने बाल छुड़वाते हुए बोली। शुक्र है तुम दोनों को भी अकल आई। वैसे ऐसा भी क्या हुआ कि तुम दोनों ने बाल कटवाना छोड़ दिए? इसका इशारा अमल और फलक की जानब था। नूर तो पहले भी बाल नहीं कटवाती थी। कोई वजह नहीं, बस वैसे ही दिल चाहा। हालांकि इसे अपनी और आलिया की गुफ्तगू याद आई। फलक ने भी इसका देखा देखी बाल बढ़ाने शुरू किए थे। सुना है तुम्हारे सैय्यद जी को भी लंबे बाल पसंद हैं। शरारती अंदाज में कहते हुए इसने अमल के बिखरे बाल और बिखेरे। अमल ने इसे घूरा, बाल दुरुस्त करने लगी। दानी, तंग मत करो मुझे, वरना मैं बता रही हूँ जो बिरयानी मैंने गूगल अंकल से बनानी सीखी है, इसका एक दाना भी तुम्हें नहीं दूंगी। आजकल इन तीनों को खाना पकाने का भी शौक चढ़ा हुआ था। रोज कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती रहती। वो कुछ न कुछ तो बनता नहीं था, अलबत्ता कुछ और जरूर बन जाता था। दानियाल सोफे पर सर पीछे फेंक कर हंसने लगा। मुझे तुम्हारी खिचड़ी या अध गले चावल खाने भी नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बदहजमी वाली खुराक खाने से मना किया है। दानियाल ने खींचकर एक कुशन अमल को दे मारा। ये मुक्के का बदला था। अमल ने इसे घूरा और वही कुशन दानियाल को दे मारा। अब वो दोनों बराबर एक दूसरे को पीट रहे थे। अचानक स्टडी का दरवाजा खुला और नूर बाहर निकली। वो दोनों खामोशी से इसे देखने लगे जो मोबाइल में गुम थी। नूर ने सर उठाकर इन की तरफ देखना तक गवारा नहीं गया और यूं ही नावल पढ़ती बाथरूम चली गई। इन दोनों ने बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर एक दूसरे को देखा और फिर कहकों का तूफान आया। अम्मो यार, ये मोबाइल कहाँ रखती होगी? ये दानियाल था। अमल पीठ पकड़े हंस रही थी और अंदर नूर दी ग्रेट और नावल की दीवानी को इनकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वान फातिह और एडम अब तालिया के साथ क्या करने वाले थे ये तो नूर ने भी पढ़ना था। नया साल शुरू होने वाला था। दिसंबर का 10 महीना गुजर चुका था। आर्यन और फाहद को गए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर उन्होंने अभी तक सिर्फ 2-3 बार ही फ़ोन पर बात की थी, क्योंकि सारा दिन वो मसरूफ़ रहते थे। अमल, फलक, दानियाल और नूर के सेकंड सेमेस्टर के इम्तहानात शुरू हो चुके थे और इसी के साथ इन चारों ने भी तूफ़ान में कश्ती चलाना शुरू कर दी थी, यानी कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। दानियाल तो सुबह से कमरा बंद किए बैठा था। अमल अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती, नोट का रट्टा मारती पी रही थी। वहाँ से बाएं जरा में स्टडी में जाएं तो वहाँ नूर साहिबा बैठी थी, जिनके इर्द गिर्द किताबें और नोट बिखरे पड़े थे, मगर वो इन सब से बेनियाज मोबाइल पर गुम थी। और इमोशनल सीन आने पर 2 मिनट रोने के बाद इसकी नज़र क्लॉक पर गई, जो ये दिखा रहा था कि अब इसके पास सिर्फ 12 घंटे पड़े हैं। इसे मजीद रोना आया। अमल ने ज़रा सा दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। क्या हुआ? नूर ने मोबाइल एक तरफ रखा और आंसू साफ किए। वक़्त ने तालिया मुराद पर बहुत जुल्म किया है। वैसे ये नावल भी बड़ा मज़े का था, कुछ अजीबो गरीब था। टाइम इनका शिफ्ट होता है, लेकिन बाकी बड़ा मज़े का था। वो रोते हुए बोली। अमल ने गहरा सांस खींचा। वक़्त ने तालिया मुराद के साथ जुल्म किया, तुम्हारे साथ नहीं। अमल, वक़्त ने मेरे साथ भी जुल्म किया है। अब देखो 12 घंटे रहते हैं और मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट तैयार किया है। वो फिर से रोने लगी। अमल ने तासुब से सर हिलाया। इधर दो मुझे अपना मोबाइल। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अमल ने फौरन नूर के हाथ से मोबाइल खींचा जो वो दोबारा उठा चुकी थी और इसे घूरा।
नूर ने सदमे से इसे देखा। जिसने किताबों की तरफ इशारा किया, मतलब वाज़े साफ था कि अब इसे पढ़ना है। दूसरी तरफ दानियाल के कमरे की तरफ जाएं तो दानियाल बिस्तर पर सर पकड़े बैठा था। इर्द गिर्द पॉपकॉर्न, खाली टेन पैक्स और लेस के खाली पैकेट बिखरे पड़े थे, यानी कि वो सियासत पढ़ रहा था। दानियाल ने नफी में सर हिलाया और एक नज़र किताब को देखा, फिर नोट्स को। ये सब क्या है? ये सब कहाँ से आया? इसने खुद से सवाल किया। दानियाल साहब, अगर क्लास में आप हमतन गोश रहते और गाने सुनने की बजाय प्रोफेसर को सुनते तो शायद अब आपको पता होता कि ये सब क्या है। इसके अंदर से आवाज़ आई, उफ, मुझे मत सिखाओ, चुप रहो। भला मेरा कितना रहता है? इसने सफ़े पलटाए। एक चैप्टर ठीक हो जाएगा, टाइम भी तो काफ़ी पड़ा है अभी। 12 घंटे रहते हैं रात के 10 बजने में, यानी 10 बजे तक मैं कर सकता हूँ। 10 बजे के बाद इसे अपना वक़्त शुरू होना था इसका अपना वक़्त शुरू होना था, मूवी देखना या कुछ और नूर ने तो नावल पढ़ना था। दानियाल ने एक नज़र खुद को शीशे में देखा। हाय ला, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ एक ही दिन में, यानी पढ़ने की वजह से। दानियाल सदमे की कैफियत में उठा और बाहर की जानब चल दिया। अफंदी मेंशन के बलाए हिस्से की दाएं जानब बने कमरे में जाएं तो बंद दरवाजे के पीछे फलक बिस्तर पर बैठी जूस और लेसें साफ कर रही थी। नोट्स इसके भी बिस्तर पर खुले पड़े थे। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जिनकी पेपर के दौरान भूख मिट जाती है। मेरी तो भूख मजीद बढ़ जाती है। मेरा तो दिमाग खाकर ही चलता है। हाँ, मोटू की तरह। वो बच्चों का एक कार्टून कैरेक्टर है ना, मोटू, जो कहता है कि समोसे खाए बगैर मेरा दिमाग नहीं चलता। फलक ने दूसरा लेस का पैकेट उठाया और फिर वाकई वो 1-2 घंटे बाद पेपर तैयार करके बाहर आ चुकी थी। किधर? पेपर तैयार कर चुकी हो क्या? आयशा बेगम ने इसे कलांचे भरते बाहर जाते देखा तो पूछा। जी मम्मा, तभी तो बाहर जा रही हूँ। आयशा बेगम इस वक्त सुहेल साहब और अरफा बेगम के साथ लॉन्च में बैठी थी। सारम और फरहान सब ऑफिस में थे। किचन से आलिया निकली। इसने पिस्ता रंग का खूबसूरत मगर सादा सा सूट पहन रखा था। ये सूट सारम ने ही इसे दिलवाया था। गले में हम्मा वक्त सारम का दिया नाजुक सा पेंडेंट और हाथ में ब्रेसलेट पहने वो कैजुअल होलिये में भी बावकार नजर आती थी। फलक ने मुस्कुरा कर इसे देखा। भाभी, मेरी चाय संभाल कर रखिएगा, मैं वहां से कॉफ़ी पी कर आऊंगी, मगर घर आकर चाय पीनी है। और हाँ, वो जैसे कुछ याद करके आलिया की तरफ आई। आलिया ने ब्रुचका कर देखा और आलिया के कान के करीब झुकी। मेरे लिए पेस्ट्री भी बचा लीजिएगा प्लीज़। अच्छा मेरी जान। आलिया ने इसके काल खींचे। हैं, वो तो भाई नहीं है, वो शरारती अंदाज में बोली और आलिया के काल सुर्ख हो गए। माय गॉड भाभी, वो हंसी। आलिया भी हंस दी। बाहर ही जा रही हो? काफी सर्दी है बाहर, जैकेट पहन लो या शॉल ले लो। फलक को एकदम जैसे याद आया कि इस वक्त सिर्फ कुर्ता और कैपरी पहने हुई थी। बालों की इसने पोलीटेन पहना रखी थी। वो सर हिलाती शॉल लेने अपने कमरे की जानब चलेगी। पीछे आलिया सबको चाय देने में मसरूफ थी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुई और अब इसका रुख दानियाल के कमरे की जानिब था। आहिस्ता से इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। दानियाल बिस्तर पर किताब पकड़े लेटा था। इसे देखते ही वो सीधा हुआ। बेगम, तुम टेस्ट तैयार कर लिया? दानियाल ने किताब एक तरफ रखी और नोट्स समेट कर बिस्तर पर फलक की जगह के बैठने की जगह बनाई। हाँ मियाँ जी, कर रही हूँ। तुमने कर लिया? इसकी बनाई जगह पर बैठी। हाँ, बस आखिरी 2 टॉपिक रहते हैं। वो नहीं चाहता था कि फलक को हकीकत बताए, क्योंकि अभी इसका काफ़ी ज़्यादा काम रहता था। वो जानता था कि अगर वो फलक को बता देगा तो वो इसे मजबूर करेगी कि पहले वो पढ़ ले। और दानियाल को ये बात गवारा ना थी कि इसकी बीवी इसके लिए आई है और वो इसको हकीकत बताकर चलता करे। कम अज़ कम दानियाल को ये बात गवारा ना थी। खैरियत, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ दोनों बाहर घूमने चलें, वो भी चोरी छुपे? वो हाथ मसलती हुई बोली। दानियाल ने बगौर से देखा। 1 मिनट ठहरो। वो ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया। चंद मिनट बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक जैकेट थी। इसने वो जैकेट फलक की जानिब बढ़ाई। वो जान चुका था फलक को सर्दी लग रही है। खुद भी वो जैकेट पहने हुए था। फलक ने तशक्कुर भरी निगाहों से इसे देखा और इसके हाथ से जैकेट ली। वो दोनों दबे कदमों बाहर निकले। बेगम जी, तुम्हारा टेस्ट हो गया तैयार? पक्का ना? दानियाल ने मोड़ काटते हुए पूछा। होगा, उसका भी नहीं होगा, वो भी उसकी तरह ही काम चोर है ना। वो अब क्या अकेले अकेले बंदे को पकड़ कर बताऊं कि हाँ मेरा टेस्ट तैयार हो गया है?
अच्छा, बस अब ये बताओ कुछ खाया है कि नहीं। इसने फलक का मूड ठीक करना चाहा। जानता था वो शायद बार बार टेस्ट के जिक्र पर चिढ़ गई है। कब खाया है? मैं तो सुबह से भूखी हूँ, किसी ने मुझसे खाने के बारे में पूछा तक नहीं, वो मुंह बसूरती हुई बोली। दानियाल हल्के से मुस्कुराया। हंसे क्यों? फलक ने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और उसकी तरफ मुड़ी। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कितना जुल्म हुआ है मेरी बेचारी बेगम पर, पढ़ पढ़ कर आदी हो गई है। इसका अंदाज शरारती था, मगर फलक का ध्यान अगर खाने की तरफ न होता तो इस पर जरूर गौर करती। हाँ देख लो। फलक इसके शरारती अंदाज पर गौर किए बना ही बोली। वैसे तुम भी बहुत कमजोर लग रहे हो। ऐसा करो, पहले किसी कैफे चलते हैं, कॉफी पीकर कुछ खाने चलेंगे। अब की बार दानियाल खुलकर हंसा। मैं तुम्हारा कमीशन समझने से कासर हूँ। लोग अमूमन कॉफ़ी खाने के बाद पीते हैं और तुम हो के। वो रुकर मुस्कुराहट ज़बरदस्त की। मैं हूँ कि सबसे मुख्तलिफ हूँ और मैं ऐसी ही हूँ, जो दिल में आए करूँगी और डंगे की चोट पर करूँगी। इसने मसनूई कॉलर अचकाए। जानता हूँ मैं अपनी बेगम को, अब अगर इजाज़त हो तो क्या हम अंदर चलें? कार वो पार कर चुका था। चलो। निकाह के बाद से ही वो दोनों एक दूसरे को मियाँ जी और बेगम जी कहकर बुलाते थे। तुम बैठो, मैं जाकर ऑर्डर देकर आता हूँ। दानियाल ने खाली पड़े मेज की तरफ इशारा किया। फलक सर हिलाती चली गई। दानियाल काउंटर की तरफ आया और अपना मोबाइल निकाला। फिर फलक की तरफ देखा, जो इर्द गिर्द देखने में मसरूफ थी, और अहमद का नंबर मिलाया। चौथी बेल पर अहमद ने कॉल उठाई। अहमद, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। मुझे वो सामान अगले आधे घंटे में चाहिए। जगह भी मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी है, ज़रा भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसने फलक की तरफ देखा। वो इसे ही अबरूज का देख रही थी और इसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और नफी में सर हिलाया। फलक मुतमईन होकर अपने मोबाइल में मसरूफ हो गई। दानियाल ने अहमद को 2 हिदायत मजीद दी और कॉल काटी। फिर ऑर्डर लिखवा कर वो फलक की तरफ चला आया। फलक ने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। बेशक वो कैजुअल हुलिये में था, मगर फिर भी वो खासा स्मार्ट लग रहा था। दानियाल के आने से पहले वो दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गई। दानियाल इसके सामने बैठा और बगौर से देखा वो मोबाइल में मसरूफ थी। बेगम जी, 2 घड़ी हम मासूमों पर भी नजर करम कर लें। जब से आई हो मोबाइल में सर दिए बैठी हो। इसके शिकवा करने पर फलक ने मोबाइल एक तरफ रखा और मेज पर कोहनियां टिकाए कदरे आगे होकर बैठी। जी फरमाए। इसने अबरूज काए। ऐसे ना देखो ना। वो मुसलसल इसके देखने पर झंझलाया। क्यों? फलक को अब इसे छेड़ने में मजा आ रहा था। रोज रोज कहाँ मौका मिलता था इसे घेरने का। बस ना देखो ना। एਵੇਂ ना देखो, माशाल्लाह प्यारा ही इतना हो। बुरी नजर बहुत जल्द लग जाती है। हो या अल्लाह, तुमने हाँ। सदमे की कैफियत में इसे बोला भी ना गया। दानियाल ने मुस्कुराहट जब्त की। अब वो फलक को घेर चुका था। मेरी नजर बुरी? कोई हूर परे नहीं हो तुम, समझे? दानियाल ने इसके लफ्ज हूर परे पर बहुत मुश्किल से हंसी जब्त की। तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है बेगम, तो मुझे भी क्लास दे दिया करो ना। ले लिया करो मियाँ जी, मैं हूँ ही इतनी ज़हीन, मेरे सामने सबकी बोलती ही बंद हो जाती है। फलक ने गर्दन अकड़ाई। बीवी किसकी हो? वैसे बेगम मैं तुम्हारा शोहर हूँ, और शोहर के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। फिर तुम क्या चीज़ हो? अब तो सारी जिंदगी का साथ है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगा। मोहब्बत करना तो सीख ही चुका हूँ। दानियाल ने इसकी आंखों में देखा और इसकी बात पर फलक की गाल सुर्ख हुए। फलक शर्मा रही थी। अगर इस वक्त अमल और नूर इसे यूं शर्माते देख लेती तो बेहोश हो जाती। दानियाल समझ न पाया कि फलक की गाल इसकी बात पर सुर्ख हो रहे हैं या सर्दी के बायस, लेकिन फिर भी एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैली। इसके दोनों गालों पर डिंपल उभरे। खामोशी का वक्फा ज्यादा तोईल हो जाता अगर वेटर काफी लिए ना आ जाता। काफी पीने और बिल अदा करने के बाद वो दोनों बाहर गाड़ी की तरफ चल दिए। दानियाल ने मोबाइल में दोबारा से टाइम देखा। अभी भी 15 मिनट रहते थे। दानियाल ने इधर उधर देखा। कुछ फासले पर सड़क किनारे गोलगप्पे की रेडी खड़ी थी। दानियाल की आंखें चमक उठी। बेगम जी। दानियाल की आवाज पर फलक अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर निकली। वो अभी तक दानियाल की बातों के जेरे असर थी। हाँ, वो गायब दिमागी से बोली। गोलगप्पे खाएं? दानियाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेकी और पूछ पूछ, फलक कहने के साथ ही इधर उधर देखती श्रेणी तक जा पहुंची। दानियाल भी इसके ताक़ुब में चला आया। भाई 2 दर्जन गोलगप्पे कर दें, और स्पाइसी भी हूँ बहुत। फलक ने ऑर्डर किया। मियाँ जी बहुत है ना 2 दर्जन?
हाँ बहुत है, कम हुए तो फिर कर लेना दोनों। दानियाल ने दानियाल ने सर हिलाया और वो दोनों रेडी से कुछ फासले पर नसब बेंच पर जा बैठे। कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। फलक इसकी तरफ मुड़ी। ऐसे नहीं, वो शेर है। आह, इरशाद इरशाद। आओ मिलकर दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। कभी तुम पिज़्ज़ा खिलाया करना, कभी हम पानी पूरी खिला देंगे। वाह 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 वाह, कितना मज़ा आएगा ना मियाँ जी। हम रोज़ कुछ ना कुछ खाया करेंगे। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बनाया करेंगे। कभी ऑर्डर करवा लिया करेंगे। याद है ना तुम्हें, जब हम पिज़्ज़ा खाने का मुकाबला कर रहे थे और आखिरी स्लाइस मैंने उठा लिया था। फिर तुमने कौन कौन सी बद्दुआएं दी थी। फलक को अपनी दी बद्दुआएं याद आई। चुप बैठो दानी, वरना मैं तुम्हारे गोलगप्पे भी खा लूंगी। और दानियाल वाकई चुप होकर बैठ गया कि भाई गोलगप्पे अजीज थे उसे। भाई एक देखा, मैंने कहा था ना ये 1 दर्जन और करेंगे। भाई 1 दर्जन और, सी सी करते हुए दानियाल ने कहा। गोलगप्पे वाले भाई ने घूर कर इन दोनों को देखा जिन्होंने सिर्फ 2 दर्जन गोलगप्पे खाने थे, और अब 6 और अब वो 6 दर्जन खा चुके थे। जी जरूर, वो दांत पीसता बोला और इनके लिए दोबारा दर्जन बनाने चला गया। शुक्रिया, बहुत मजा आया। दानियाल ने बिल अदा किया और फलक का हाथ पकड़े सामने वाले पार्क की तरफ चला गया। क्योंकि अहमद की मिस कॉल आ चुकी थी, गोलगप्पे भाई ने हैरत से उन्हें देखा, क्योंकि इसे तो यही लगा था कि वो दोनों खड़े भी ना हो पाएंगे। मगर इसका पहली बार फलक और दानियाल से पड़ा था पाला। दानियाल ने पार्क के गेट के पास पहुंचकर फलक की आंखों पर पट्टी बांधी और इसे बार बार पूछ रही है, मगर दानियाल का एक ही जवाब था, सबर बेगम। शाम के साए गहरे हो चुके थे। सर्दियों की शाम भी जल्द छा जाती है। दानियाल ने इर्द गिर्द देखा, पार्क तकरीबन खाली ही था, क्योंकि इतनी सर्दी में कौन बाहर आ सकता था। वाकई बेनी दिल करता। इन दोनों के अलावा दानियाल ने देखा, सामने ही अहमद इसकी मतलूबा शैली आ रहा था। इसने अहमद को इशारा किया। इसके इशारे का मतलब समझते ही अहमद ने मतलूबा शे वहीं रखी और दानियाल के करीब रख दी और एक कोने में चला गया। मियाँ जी क्या है, क्यों बांधी है मेरी आंखों पर पट्टी। बहुत बेसब्री हो तुम बेगम। खोलो अपनी पट्टी। फलक ने दानियाल के कहने पर अपनी आंखों से पट्टी उतारी। सामने ही दानियाल घुटने के बल बैठा था और इसके हाथ में पकड़ी शे को देखकर फरते जज्बात में इसकी आंखों में आंसू आ गए। कतरा कतरा तेरे इश्क का जाम पीना चाहता हूँ, स्लाइस के वक्फे में कतरीना कैफ हो जैसे। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, शायरी की भी टांगे तोड़ दी हैं। फलक मुस्कुराई और अपनी नम आंखें पूंजी और दानियाल के हाथ से स्लाइस की बोतल पकड़ी। कसम से इसकी जगह तुम मुझे अंगूठी से प्रपोज करते तो मुझे जरा भी खुशी ना होती। इसने हाथ का सहारा देकर दानियाल को उठाया। वो हाथ झाड़ता हुआ उठा। तो फिर बेगम मुझे बहुत सस्ती पड़ोगी, ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ करेगा। इसने मुस्कुराहट दबाई। वो अच्छे से जानता था कि फलक को स्लाइस पसंद है और इसे खुश करना चाहता था। वो दोनों हाथ में हाथ दिए वॉक कर रहे थे। दूर खड़े हमने मुस्कुराकर वीडियो पॉज किया और एक नज़र इन दोनों को देखा जो इससे बहुत फासले पर थे। इसने कॉल लॉक खोला और अमल आपी का नंबर डायल किया। अमल अपने कमरे में बैठी सारे चैप्टर्स को आखिरी नज़र देख रही थी। इसने अपने मोबाइल की तरफ देखा जो वाइब्रेट कर रहा था। इसने नोट्स एक तरफ रखा और मोबाइल उठाया जिसकी स्क्रीन पर जासूस कॉलिंग लिखा आ रहा था। अहमद ने मुझे कॉल क्यों की? इसने यही सोचते हुए कॉल उठाई। हेलो अहमद, खैरियत? अभी दानियाल भाई किधर है? अपने कमरे में है, पढ़ रहा है, पेपर है ना कल हमारा। क्यों क्या इसने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई? अमल बिस्तर पर बैठते हुए बोली। आप भी एक चीज़ व्हाट्सएप पर भेजी है, ज़रा चेक कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। अमल ने कॉल काटी और व्हाट्सएप चलाया जहां अमल ने एक वीडियो भेजी थी। 1 मिनट बाद वीडियो क्लियर हुई। जो वो वीडियो देखती जा रही थी इसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। वीडियो बंद करके वो उठी और स्टडी की तरफ बढ़ी जहां नूर मोबाइल लिए बैठी थी और अपना टेस्ट तैयार कर चुकी थी। अमल ने भी इसका टेस्ट लेने के बाद इसे मोबाइल वापस कर दिया था। सुनो, वो दानियाल के कमरे का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि नूर ने इसे रोका। वक़्त तालिया मुराद पर मेहरबान था बहुत। अब वो टाइम शिफ्ट हो गया होगा ना जब वो पढ़ रही थी। इसने घूर कर नूर को देखा और दोबारा स्क्रीन में गुम हो चुकी थी। वो सर झटकती दानियाल के कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी मगर वो लॉक था।
اس کا مطلب کہ خبر پکی ہے۔ وہ بڑبڑائی اور باہر کی جانب بڑھی۔ دانیال کے کمرے کا دروازہ کھلا تو بستر پر پڑے نوٹس کارپٹ پر جا بجا بکھرے، لیز کے خالی پیکٹس اور خالی 10 پیک اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے دانیال کا نمبر ملایا۔ وہ فلک کے ساتھ خاموشی سے چہل قدمی کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے فون نکالا، اسکرین پر امو کالنگ دکھا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کدھر ہو؟ امن نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ یار کمرے میں ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ کمرے میں ہو؟ امن نے اس کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ ہاں نا، بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ امن نے بستر کی طرف دیکھا جہاں نوٹس بکھرے پڑے تھے مگر دانیال صاحب نہ تھے۔ تم نے ٹیسٹ کر لیا امو؟ ویسے کتنا مشکل ہے نا؟ اس نے بات بدلی۔ بہت زیادہ میرے بھائی، ٹیسٹ واقعی بہت مشکل ہے۔ امن نے مسکراہٹ دبائی۔ میاں جی، وہ فلک سے کچھ فاصلے پر آ کر بات کر رہا تھا۔ فلک کے کہنے پر مڑا اور اسے گھورا۔ اس نے زبان دانتوں میں دبائی۔ اوپس، یہ کون ہے؟ امن نے سنجیدگی سے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ یہ وہ میرا دوست نہیں، یہ میں کیا بول رہا ہوں؟ اوف، بائے۔ اس نے بکھلا کر کال کاٹی۔ پھنس گیا۔ 2 منٹ بعد اسے واٹس ایپ پر ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے جلدی سے ویڈیو کلیئر کی پھر پلے کر دی۔ فلک بھی اس کی طرف چلی آئی۔ ویڈیو دیکھ کر دانیال کو چپ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ فلک نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امو کو پتا چل گیا میں کمرے میں نہیں۔ یار بیگم، مجھے لگا تھا وہ رات سے پہلے باہر نہیں نکلے گی، مگر میں تم یہاں ہیں اور یہ سب کس نے اسے؟ پھر وہ رکا پھر پلٹا۔ احمد تیزی سے چلتا گیٹ پار کا گیٹ عبور کر چکا تھا۔ احمد! وہ دانت پیستا اس کے پیچھے دوڑا۔ ان کے امتحانات ختم ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سیمسٹر بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیسرا سیمسٹر نئے سال پر شروع ہونا تھا۔ یونیورسٹی بھی آج کل بند تھی۔ اب فلک تھی اور کھانا تھا، دانیال تھا اور موویز تھی، نور تھی اور ناول تھے، اور رہ گئی عمل تو وہ تھی اور کچن کی شامت آئی ہوئی تھی، کیونکہ آریان کے کہنے پر بھرپور عمل کرتے ہوئے وہ کھانا پکانا سیکھ رہی تھی۔ عالیہ اور سارم عمرے کے لیے جا چکے تھے۔ بڑوں کی اپنی محفل رات گئے تک جاری رہتی، مردوں کی عام موضوع سیاست، کھیل اور بزنس، اور عورتوں کی اپنی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ آریان اور فہد دونوں 5 دن کی چھٹی پر آئے تھے۔ شازیہ مینشن سے بھی سب کے سب وہیں گئے ہوئے تھے۔ عمل اور نور اب تک گھر ہی تھیں۔ نور بیڈ پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی اور گاہے بگاہے ایک نظر عمل پر بھی ڈال لیتی جو ڈرائر سے بال سکھانے میں مصروف تھی۔ کالا سوٹ اس کی گوری رنگت پر سج رہا تھا، چہرے پر مسکان چھائی ہوئی تھی اور وہ خود مگن انداز سے بال سکھا رہی تھی۔ نور نے مسکراہٹ دبائی اور کھانسی، مگر وہ ہنوز مگن سے مصروف تھی۔ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، نور اونچی آواز میں گانے لگی۔ عمل چونکی اور اسے گورا جو آنکھیں بند کیے یوں لہک لہک کر گا رہی تھی جیسے باقی سب سنگر اس کے سامنے دودھ بیچنے والے ہیں۔ گڈ اوف نور، چپ کر جاؤ پلیز۔ عمل نے اپنے بال کیچر میں قید کیے جو اب تک اس کی کمر تک پہنچتے تھے۔ تم اتنا تیار کیوں ہو رہی ہو؟ نور نے ابروچ چکائی۔ عمل نے سر نفی میں جھٹکا یوں جیسے اس کی بات اسے ناگوار گزری ہو۔ کیا میں نے میک اپ کیا ہے؟ عمل نے سنجیدگی سے پوچھا اور بیڈ پر ایک طرف پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر اوڑھا۔ کالا سوٹ پہن لیا، پیچھے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ نور نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی روکی۔ ہاں تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی ہوں، عمل نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف چل دی، اور پیچھے نور ارے ارے کرتی رہ گئی۔ معاملہ گڑبڑ ہے، نور ہنستے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ دونوں ایک ساتھ صدر دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ نور نے مڑ کر عمل کو گھورا جس نے اس کی مسکراہٹ اچھالی۔ السلام علیکم، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ آریان نے سر اٹھا کر عمل کو دیکھا۔ اسے کالے جوڑے میں بالکل اپنی آئیڈیل کی طرح دیکھ کر آریان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں گول ہوئے۔ عمل جھمسی گئی اور آریان نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور سلام کا جواب دے کر کھانا کھانے لگا۔ تم دونوں اتنی لیٹ کیوں ہو گئی؟ اسما بیگم نے فلک اور دانیال کی طرف کھیر کا باؤل پاس کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا جو کرسی پر اپنی جگہ سنبھال رہی تھی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے نا تیار ہو رہی تھی، اور اس نے عمل کی طرف دیکھا جو اسے آنکھیں دکھا رہی تھی، مگر اب نور بی بی چپ کر جائیں ایسا ممکن ہی کہا تھا، اور خاصے اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ عمل نے شرمندہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سب کو دیکھا۔ مگر مجھے تو کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، تمہاری طرح اس نے بھی صرف کپڑے ہی تبدیل کیے ہیں۔
आर्यन अमल की शर्मिंदा सूरत देखते हुए बोला। अमल ने तशक्कुर से इसे देखा जिसने सबके सामने इसकी इज्जत रखी थी। आर्यन ने नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इसे देखा। वो भी जुबाबन मुस्कुराकर अपनी प्लेट पर झुक गई। नूर ने भी सबके देखने पर कंधे झुका दिए। जी मैंने क्या किया है? मासूम सी सूरत बनाकर वो सिर्फ इतना ही बोल सकी और सब इसके अंदाज पर हंस दिए। लेकिन अब भी अमल इसे तीखी नजरों से देखा। तुम घर चलो बच्चों। अमल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। खुशगवार माहौल में सबने खाना खाया। खाने के बाद चाय और गपशप की महफिल चली जो रात गए देर तक जारी रही। इस दौरान अमल और आर्यन मजीद बातचीत ही ना कर सके। नूर भी एक तरफ खामोश बैठी रही। सबकी बातें सुन रही थी। जब बोर होने लगती थोड़ी देर के लिए मोबाइल चला लेती। दानियाल आर्यन के सर चढ़ा हुआ था और मुसलसल इसे अमल में आए बदलाव से आगाह कर रहा था। अमल इस सब से बेखबर बैठी फलक से कोई बात कर रही थी। अगर इसे जरा भी अंदाजा होता कि दानियाल आर्यन को क्या बता रहा है तो वो कभी भी इतने सुकून से न बैठती। वो खुद पर आर्यन की मुस्कुराती नजरें महसूस कर रही थी मगर वो इन नजरों का मतलब समझने से कासर थी। वो तीनों इस वक्त लॉन्च में थे। एलईडी पर व्हाइट हाउस डाउन फिल्म चल रही थी। नूर सामने वाले सोफे पर दानियाल के बराबर बैठी कम लेटी ज्यादा हुई थी। अमल नीचे फ्लोर कुशन पर बैठी थी। दानियाल और नूर दोनों हाथों में पॉपकॉर्न के पैकेट पकड़ रखे थे। नीचे और टेबल पर भी पॉपकॉर्न पड़े थे। अमल तहजीब के दायरे में बैठी खा रही और देख रही थी। लिखवा लो, ये मार्टन गद्दार है। नूर ने पॉपकॉर्न का पैकेट एक तरफ रखा और सुकून से बोली, नहीं यार वो तो अच्छा लग रहा है, प्रेसिडेंट के साथ सिंसियर भी है। अमल मानने को तैयार ही ना थी। नूर ठीक कह रही है, सामने देखो। दानियाल के कहने पर इन दोनों ने स्क्रीन पर देखा और स्क्रीन पर देखते ही अमल का मुंह खुला था जबकि नूर इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर इतने नावल पढ़ती हूँ, नूर ने एक अदा से कहा और कंधे अचकाए। मुझे भी पता चल गया था। अमल ने नाक कोड़ा। वो पिछले 2 दिन से नूर से नाराज थी, अब इसकी तारीफ तो नहीं कर सकती थी। दानियाल ने पॉपकॉर्न मुंह में डाला और टेक लगाए सुकून से बैठी। अब वो फिल्म की बजाय लाइव फिल्म देखने वाला था, यानी उन दोनों की लड़ाई। तुम कितनी बदतमीज हो नूर। अमल ने इसे तीखी नजरों से देखा। मैंने क्या किया है? नूर ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। अमल ने मुंह बसोरा। देखा, यही कह रही हूँ मैं तुम्हें। ये भी याद नहीं कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें वाकई याद नहीं? अमल रुकी। दानियाल ने इन दोनों को दोबारा देखा, फिर कोक उठाकर पीने लगा। अब ज्यादा मजा इस फिल्म को देखने में आ रहा था। मुझे तो नहीं यार, क्या बात कर रही हो? बदतमीज, बंदरी, चवल, लानत हो तुम पर। बात ना करना मुझसे। पिछले 2 दिनों से तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी गलती क्या थी? रुको, मैं बताती हूँ। अमल उठकर नूर की तरफ आई। नूर पीछे को खिसकी मगर अमल इससे पहले ही ओह माय गॉड, इसके बाल पकड़ चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे को पीट रही थी। नूर ने भी अमल के बाल पकड़ लिए। लॉन्च के दरवाजे में खड़े आर्यन, फहद और फलक के मुंह खुल गए और एकदम वो तीनों हंसे। दानियाल जो सुकून से बैठा था इन दोनों को बिल्लियों की तरह लड़ता देख रहा था। पिछले 2 दिनों से यही होता आ रहा था। वो चौंका और लॉन्च के दरवाजे की तरफ देखा जहां वो तीनों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अमल और नूर भी रुकी। इन दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे तक गई और फिर वो दोनों शर्म से पानी पानी हो गई। अमल जल्दी से खड़ी हुई और अपने बाल ठीक किए। नूर ने जल्दी से अपनी कैपरे नीचे की जो ठुड्डे मारते वक्त ऊपर चढ़ चुकी थी। फहद मुस्कुराहट दबाए से देख रहा था। सबसे पहले फलक आगे आई। ओ हमने आधा शो मिस कर दिया, फलक अफसोस भरे लहजे में बोली। आर्यन अमल के पॉपकॉर्न उठाए सोफे पर ही बैठ गया। एक नजर अमल को देखा जो हफत से सुर्ख पड़ गई थी। आर्यन एक दिन बाद आज इसे दोबारा देख रहा था। वो इस दिन भी इससे बात करना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि इसने इसे कितना याद किया। इसे बताना चाहता था कि वो उसे इस तरह की कदर खूबसूरत लगी है। इसके बड़े बाल इस पर कितने सजते हैं। प्यारी तो वो इसे हर हाल में ही लगती थी मगर अब इस तरह इसके आइडियल के रूप में तो वो इसे पागल कर देने के दर पे थी। कल वो सारा दिन फहद के साथ था। शाम में घर आने पर इसे अरफा बेगम की जुबानी मालूम हुआ कि अमल इसके लिए ब्राउनीज बनाकर लाई थी। वो वाकई इसके कहने पर खाना पकाना सीख रही थी। इस बात ने तो जैसे इसे मजीद खुशी दी थी। वो इससे मिलना चाहता था और इसे बताना चाहता था कि इसकी बनाई हुई ब्राउनीज में किस कदर लज्जत और मोहब्बत थी मगर वो ये बात फोन पर नहीं बताना चाहता था। इसने सर झटका और दानियाल की तरफ मतवज्जो हुआ जो फलक को अमल और नूर की लड़ाई से आगाह कर रहा था। फहद भी मुस्कुराते हुए इसे सुन रहा था जबकि नूर मुरव्वतन मुस्कुराते हुए दानियाल को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी।
کچھ کھلا دو، بھوک سے برا حال ہے۔ آریان نے وہیں بیٹھے بیٹھے صدا لگائی۔ صبح ناشتے کے بعد سب بڑے ایک فوتگی پر چلے گئے تھے، سب بڑے، اور شام سے پہلے ان کی واپسی نہیں تھی، اور یہ فلک میڈم کا ہی آئیڈیا تھا کہ عمل سے کچھ بنوا کر کھاتے ہیں، اس لیے فہد اور آریان کو ساتھ لیے چلو جی وہ انہی کی طرف چلی آئی۔ کیونکہ خود تو اسے صرف نوڈلز بنانی آتی ہیں، یا وہ بھی دوسروں سے بنوا کے کھاتی ہے۔ گڈ عمل، کچھ بنا دو نا کھانے کو، کچھ اچھا سا۔ دانیال بھی ندیدوں کی طرح بولا، اور ایک دم اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آج میں چکن جلد فریزی بناؤں گی، عمل خوش ہوتے ہوئے بولی اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ کوئی میری ہیلپ کروانا چاہے گا؟ وہ کچن کے دروازے پر رکی اور مڑ کر ان سے سب سے پوچھا، مگر نظریں آریان پر تھی۔ آریان اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اٹھا۔ میں آ رہا ہوں۔ عمل سر ہلا کر پلٹ گئی، وہ بھی کچن کی طرف چل دیا۔ نور مسکرائی، ہاؤ رومانٹک، وہ ہاتھ تھوڑی تلے رکھتے ہوئے بولی، پھر فہد کو دیکھا جو بھی اچھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نور کو کچھ عرصہ پہلے کی گئی بات یاد آئی۔ چھوڑا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ فہد ہنسا۔ کیا ہوا؟ دانیال نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مووی دیکھ رہا ہوں۔ فہد نے نفی میں سر ہلا کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ہے تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو ساری ہی فائٹنگ والی مووی ہے، دانیال بڑبڑایا۔ عمل مسکرائی اور خود کو داد دی۔ اس نے آج صبح ہی چکن نکال کر باہر رکھ دیا تھا جو وہ کل بخشو سے منگوا چکی تھی۔ اس کا ارادہ آج صبح سے ہی جلد فریزی بنانے کا تھا۔ وہ جلدی سے سنک کی طرف آئی اور چکن کو ایک باؤل میں نکالا۔ آریان ایپرن اٹھا اس کی طرف چلا آیا۔ کیسی ہو؟ اسے ایپرن پہناتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ چکن تو دھو کر ہی فریز کیا تھا، اب صرف ایک دفعہ پانی سے نکالا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہیں بہت یاد کیا میں نے۔ اوہ واقعی؟ میں نے بھی تو تمہیں بہت یاد کیا۔ میں نے بھی تو تمہیں یاد نہیں کیا، بالکل بھی نہیں۔ عمل کے کہنے پر آریان نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے، مسکراہٹ ضبط کی اور خود دوسرا ایپرن پہنا۔ اسے دانیال کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ کیسے عمل اسے یاد کرتے ہوئے پہروں گزار دیتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی بقول دانیال۔ عمر تو اسے یاد کر کے عمر بیل کی طرح سوکھ گئی تھی۔ واقعی نہیں کیا؟ آریان نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا اور سبزیاں نکالنے لگا۔ عمل نے نفی میں سر ہلایا اور آریان سے سبزیاں پکڑ کر ٹوکری میں رکھنے لگی۔ بہت بے مروت ہو تم یار۔ وہ رکا، پر مجھے تو دانیال نے کچھ اور ہی بتایا تھا، وہ محتاط انداز میں بولا۔ دانی کے بچے، عمل نے دانت پیسے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا آریان، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ آریان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتا تھا، وہ وثوق سے بولا۔ عمل جواباً خاموش رہی۔ ویسے آج کس معصوم پر بم گرانے کے ارادے ہیں؟ وہ عمل کو دیکھتا ہوا بولا، جو ریڈ ٹی شرٹ میں بالکل ایک گڑیا جیسی ہی لگ رہی تھی۔ تم پر؟ میں یعنی کہ بم بذات خود چل کر تمہارے پاس آئی ہوں، کیا مجھے پھٹنے کی اجازت ہے؟ وہ شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ نہیں، مجھ معصوم پر اتنا ظلم مت کرنا، ہم معصوم آپ کے کاری وار نہیں سہ پائیں گے، سو ہم پر مہربانی کریں اور کہیں اور جا کر پھٹیں۔ وہ کٹنگ بورڈ پر پیاز کاٹ رہا تھا، عمل ایک طرف کھڑی ہنس رہی تھی، وہ خود بھی کھڑی شملہ مرچیں کاٹنے میں مصروف تھی۔ نہیں، اب تو کسی اور کا آپشن بچا ہی نہیں۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ آریان ایک دم چھری سمیت اس کی طرف مڑا، وہ خوف سے قدم پیچھے ہوئی۔ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت، کافی ہوں میں تمہارے لیے، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ تم مجھے مارنے والے تھے؟ عمل کی سوئی بس ایک چیز پر ہی اٹکی، باقی کسی چیز پر تو اس نے غور ہی نہیں کیا۔ میں تمہیں نہیں مار سکتا، تم خدا کی طرف سے میرے لیے ایک انمول تحفہ ہو، اور تحفوں کی قدر نہ کرنے والے نہ قدرے ہوتے ہیں، اور میں نہ قدرہ نہیں ہوں، وہ سادہ اور عام لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا۔ عمل جواباً خاموش رہی۔ آریان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے پین میں چمچ چلا رہی تھی۔ میں بھی نہ قدری نہیں ہوں۔ وہ چولہے کی آنچ مدم کر دی، باہر کو چل دی۔ آریان بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہو لیا۔ وہ کچن سے نکلی تو سامنے سے شازو چلی آ رہی تھی۔ آنٹی پلیز جلدی سے روٹیاں بنا دیں۔ شازو سر ہلاتی کچن کی جانب چل دی، وہ سب باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ آریان اب مطمئن سا سر جھکائے بیٹھا موبائل چلا رہا تھا۔ فہد مسلسل مسکراتے ہوئے نور کو چڑھا رہا تھا۔ عمل اور فلک اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اپنی مصروفیات میں انہیں دانیال کے اٹھ کر جانے اور واپس آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔
अमल बीबी रोटियां बना दी हैं मैंने। ओह ठीक है, आपने खाना खा लिया? जी बीबी मैं तो खा चुकी हूँ, सालन अच्छा था, शुक्रिया। अमल मुस्कुराते हुए बोली। आ जाओ साहब, मैं खाना लगा रही हूँ। वो किचन की तरफ चली गई। इसे अभी बर्तन भी लगाने थे। भाई सबसे पहले आर्यन खाएगा और अपनी राय पेश करेगा। दानियाल कुर्सी के पुश से टेक लगाए मुतमिन अंदाज में बोला, ठीक है खाओ। सब आर्यन की तरफ मुतवज्जो हुए। आर्यन ने एक नजर अमल को देखा जो हाथ मसल रही थी और खासी कंफ्यूज नजर आ रही थी। आर्यन ने मुस्कुराकर जैसे से तसल्ली दी और प्लेट में जलफरीजी निकाली, फिर हॉट पॉट से रोटी निकाली। पहला नवाला मुंह में डालते ही इसने नजर उठाकर अमल को देखा जो होंठ चबाते से ही देख रही थी। आर्यन ने बमुश्किल नवाला निकला, फिर दूसरी नजर दानियाल पर डाली जो सीटी के अंदाज में होंठ सिकोड़े इर्द गिर्द इधर उधर नजरें घुमा रहा था। आर्यन ने मुट्ठियां भींच ली। रुक जाओ। आर्यन के कहने पर सबने हैरत से आर्यन को देखा। अमल ने परेशानी से आर्यन के लाल होते चेहरे को देखा। दानियाल की मुस्कुराहट गहरी थी। क्यों? नूर ने एक नजर अमल को देखकर पूछा। ये बहुत अच्छा है इसलिए। कहते ही आर्यन ने डोंगा उठाया, उठ खड़ा हुआ। ये सारा मैं अकेला खाऊंगा। इसमें मेरी बीवी के मुहावत की मोहब्बत और जायका है जो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते। ये अलग बात थी कि तीखी लाल मिर्च से इसका न सिर्फ चेहरा लाल हुआ था बल्कि इसे यूं महसूस हो रहा था कि किसी ने इसको उठाकर लाल मिर्च के डिब्बे में डाल दिया। इंतहा की लाल मिर्चें डाल दी गई थी। वो जलफरीजी डोंगे से निकालकर पैन में मुंतकिल कर रहा था। अमल इससे खुशी महसूस हुई थी कि आर्यन को सालन इस कदर पसंद आया कि इसने दूसरों को भी खाने नहीं दिया। तो फिर क्या हम भूखे रहेंगे? दे इधर हमें भी। फहद इसकी तरफ चला आया। वहीं रुक जाओ, तुम नहीं खा सकते। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। आर्यन तुम इस वक्त इस बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहे हो जिसको इसके मम्मा पापा कुछ ला दें तो वो दूसरों को वो चीज़ देने से मना करते हुए कहता रहता है, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। शोदा सा। फलक आर्यन का शोदापन एक आंख ना पाया। नूर भी मुंह बेसरे बैठी थी। मैं तुम लोगों के लिए पिज्जा ऑर्डर करवा देता हूँ। आर्यन के कहने पर दानियाल की बांछें खिल गई। इसे देखकर आर्यन पर प्यार आया। खुद को इसने दाद दी थी। अच्छा ठीक है, फलक एहसान करने वाले अंदाज में बोली, लेकिन दिल छलांगे मार रहा था। आर्यन ने पैन उठाकर बख्शू को पकड़ाया और इसे हदायत दी। क्या कह रहे थे इसे? वो जैसे ही इनकी तरफ वापस आया, फलक ने इसे पूछा, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, जानबूझकर हर बात में टांग उड़ाती रहती हो। और कोई काम नहीं है, फारिग लोग। आर्यन इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर चुका था। इसे रह रहकर लाल मिर्च का जायका अपने मुंह में महसूस हो रहा था। ऊपर से दिल कह रहा था कि दानियाल को कच्चा चबा ले। फलक ने सबको घूर कर देखा जिनके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। देखो मैं सरफिरी हूँ, मुझसे मत उलझो। फलक सर झटकती एक तरफ चल गई। अब ऑर्डर करवा भी दो आर्यन। नूर सोफे पर सेट होकर बैठी। और क्या, भूख से मेरा बुरा हाल है। चूहे मेरे पेट में हाथियों के साथ मिलकर डिस्को कर रहे हैं। ये डायलॉग तो फलक होना चाहिए। फाहद पेट पकड़े बैठा था। नूर ने सर नफी में हिलाया। ये आदमी, वो दिल ही दिल में बोली। करवाता हूँ, रुको रुको, पहले कुछ मजा ना कर ले। मतलब? नूर के कहने पर आर्यन ने हैरानी से पूछा। बस सब देखो, मुझे काम मैंने इंग्लैंड में बहुत किया है। नूर ने फर्जी कॉलर उठाए। हाँ, सारे उल्टे काम करने का तजुर्बा है मोहतरमा को। फाहद बड़बड़ाया जिसे नूर ने सरासर इग्नोर किया और मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। फिर सबकी तरफ देखा और मुस्कुराहट उछालते हुए मोबाइल स्पीकर पर डाला। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन स्पीकर से आवाज़ आई। जी मुझे ऑर्डर करवाना है। होम डिलीवरी? जी मैम श्योर। देखिए मुझे डिलीवरी टाइम पर ही चाहिए। जी मैम आप ऑर्डर करवाएं। सब हैरानी से बैठे कि ये क्या करने वाली थी। देखें 1 मिनट की भी देर नहीं करनी वरना मैं टिप काट लूँगी। अभी आपको मेरा पता नहीं है। मैम आप ऑर्डर करवा दें प्लीज़, हम फारिग हरगिज़ नहीं हैं। क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? इनडायरेक्टली मुझे फारिग कहा है। मैम आपको मसला क्या है? मुझे मसले तो बहुत हैं पर आपको क्यों बताऊं? डॉक्टर को बताऊंगी, आपको थोड़ी ना बताऊंगी। क्यों, आप डॉक्टर हैं क्या? मुकाबल ने दांत पीसे। हाँ रुके रुके, ऑर्डर तो लिख लें। शुक्र। मोबाइल स्पीकर से आती आवाज़ सुनकर सब दबी दबी आवाज़ में हंसे। आपके पास सुप्रीम पिज़्ज़ा है? जी। फजीता? जी। लार्ज साइज, मिडल या स्मॉल? कोल्ड ड्रिंक है? नहीं हम तो कोल्ड ड्रिंक रखते ही नहीं। एवें ढाबा खोला हुआ है, वो तब ही गया था।
اچھا پھر ایسا کرے 1 ادر منرل واٹر کی بوتل ڈلیور کروا دیں۔ اب کی بار سب کا کہکا گونجا، مقابل کو بھی سمجھ آ گئی کہ اسے کوئی بہت بری طرح ماموں بنایا گیا ہے، پاگل عورت، اور ٹھگ سے فون رکھ دیا گیا۔ پھر وہ سب ہنسنے لگے۔ رکو اب میری باری ہے۔ دانیال نے نور سے نمبر لے کر وہی نمبر ملایا۔ یس موبائل سپیکر سے آواز آئی، لیکن آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ مجھے آرڈر کروانا ہے ہوم ڈلیوری۔ جی، چکن منچورین، فجیتا، پیزا، لارج لزانیا، چائنیز سوپ، فرائز فیملی پیک، زنگر برگر 3 اور ساتھ میں 2.5 لیٹر کی کوک۔ سر شور، ایڈریس جہنم۔ جی، اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بیٹا جس لڑکی نے ابھی آپ کو ماموں بنایا ہے میں اس کا کزن ہوں۔ گڈ آفٹرنون۔ ہنستے ہوئے دانیال نے فون کاٹ دیا۔ سب ہنس رہے تھے۔ بس کرو میرا پیٹ دکھ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھوک سے دکھ رہا ہے یا پھر ہنسنے سے۔ آریان آرڈر کروا دو۔ عمل نے ہنستے ہوئے کہا، اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اب کی بار آریان نے انہیں دوبارہ فون کیا۔ جی سر، وہ مجھے آرڈر کروانا تھا ہوم ڈلیوری۔ آریان نے اب سپیکر نہیں کھولا تھا، وہ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سر 1 منٹ پہلے یہ بتا دیں آپ پرینک تو نہیں کر رہے نا؟ نہیں، میں کیا پاگل ہوں؟ آریان ہنسا۔ آرڈر لکھیں۔ پھر آرڈر کروانے کے بعد واپس میں باتیں کرنے لگے۔ آریان اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ منہ میں موجود مرچوں کا ذائقہ بھی کم کرنا تھا۔ فریج میں سامنے ہی آدھا کیک بچا پڑا تھا۔ آریان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کیک کس نے اپنے لیے بچا اور چھپا کر رکھا ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے کیک نکالا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس لانچ میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈیلیوری بوائے بھی آ گیا۔ آریان بخشو کاکا کے کہنے پر اٹھ کر باہر چل دیا۔ دانیال اور فلک نے فوراً میز پر پلیٹ، چھری اور چمچ رکھ کر اپنی جگہ سنبھالی۔ نور بھی موبائل چلاتی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ فہد اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ آریان اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں 4 پیزا کے ڈبے دے کر فلک اور دانیال نے بیک وقت ایک دوسرے کو طرف دیکھا۔ ڈبے ہمیں دے دو، تم لوگوں کو تو 2 بھی پورے آ جائیں گے۔ دانیال اپنے گھٹنوں پر کپڑا بچھاتے ہوئے بولا، لو تم دونوں جنگلیوں کے لیے ہی 2 منگوائے ہیں۔ دل کر رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں، مگر جراثیم لگ جائیں گے نا؟ ہاں واقعی مجھے جراثیم لگ جائیں گے۔ آریان نے کندھے جھکائے اور عمل کے برابر میں بیٹھا۔ دانیال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فلک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور اس کا دھیان زیادہ اہم چیز پر مبذول کروایا، یعنی کہ پیزا۔ اور دانیال بھی جھٹ سے سر ہلاتا پیزا کی طرف متوجہ ہوا۔ پیزا کھانے کے بعد دانیال اور فلک کچن کی طرف چلے گئے۔ آریان نے ادھر ادھر دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر ان دونوں کے پیچھے چل دیا۔ دانی، مطلب تم نے عمل کی محنت ضائع کر دی؟ فلک نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آریان چھپ کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یار کچھ نہیں، بس اس دن مجھے عمل نے بریانی بنا کر کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج فوراً شوہر کے لیے اللہ تو اس نے ڈالی تھی مرچیں، جل فریزی بنا دی تو بس۔ وہ رکا اور 1 پلیٹ اوون سے نکالی۔ یہ دیکھو میں نے بچا لی تھی پلیٹ میں تھوڑی سی۔ ویسے بنائی بہت زبردست ہے۔ دن بدن اس کی کوکنگ اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ آریان نے اسے گھورا۔ وہ دونوں جل فریزی کھا رہے تھے۔ بہت ٹیسٹی ہے یار، فلک انگلیاں چاٹتے ہوئے بولی۔ ابھی تو صبر کرو، ہم دونوں کے لیے کیک بھی بچا کر رکھا ہے۔ دانیال خوشی خوشی کہتے اٹھا، ہائے میرا کنگ فو پانڈا، صدقے جاؤں میں تم پر۔ فلک تو اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ دانیال نے فریج کھولا اور اس کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ فلک کیک! وہ حیرت سے مڑا، پھر نظر کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑے آریان پر پڑی۔ وہی ہوگا دیکھو۔ فلک آریان کی موجودگی سے یکسر ناواقف تھی۔ ویسے چوری کے مال کا اپنا ہی مزہ ہے، عمل کے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ فلک آریان کی آواز پر بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دراصل دانی، میرا مطلب ہے کہ جل فریزی نہیں۔ فلک بکھلا کر بولتی چپ ہوئی، کیونکہ دانیال اسے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ کیک کھانا تھا، ہے نا؟ وہ تو میں کھا چکا ہوں، آریان سکون سے بولا۔ تمہیں ہمارا احساس نہیں ہوا؟ نہیں، وہ مزے سے کہتا وہاں سے چل دیا اور اب بدلہ پورا ہوا تھا۔ دانیال اور فلک نے رونے والا منہ بنا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک دن بعد افندی مینشن کے صدر دروازے کے آگے ہال کی تمام بتیاں چل رہی تھیں۔ رات 11:15 بجے کا وقت تھا۔ پورا لانچ اس وقت ایک خوبصورت پارٹی تھیم میں تبدیل ہو چکا تھا، اور تھیم برتھ ڈے کا تھا۔ دیوار پر بڑا سا چیئرز ٹو 21 لکھا ہوا تھا۔
लॉन्च में सोफों पर, मेज पर और घर दीवारों पर ब्लैक, गोल्डन और वाइट गुब्बारे पड़े और लगे हुए थे। लॉन्च की मेज पर तोहफे पड़े हुए थे और एक दीवार पर डोरी की मदद से कई तस्वीरें लगी हुई थी, जो कि अमन और आर्यन, दानियाल और फलक की बचपन और अब की तस्वीरें थी। साथ में इन चारों के निकाह की भी तस्वीर थी। सारा इंतजाम पूरा है ना? फलक ने आर्यन की तरफ देखा, जो फाहद की मदद से गुब्बारे लगा रहा था। हाँ, हो गया है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना? फलक ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। हाँ, 15 मिनट रह गए हैं, जल्दी करो, मुंह तो धो लो। फलक के कहने पर आर्यन दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। 12 बजने पर 15 मिनट रहते थे और एक नया दिन शुरू हो जाना था। अमन और दानियाल की सालगिरह थी। इन दोनों को सरप्राइज पार्टी देने का इरादा सबका था और दोनों ही इस बात से अनजान थे। बाकी सब जानते थे। आर्यन के वापस आने तक सब आ चुके थे, अब सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए थे। प्लान के मुताबिक फलक ने अमल को फोन मिलाया। अमल ने नींद में मंदी मंदी आंखें खोलकर साइड पर बड़ा मोबाइल उठाया और ऊपर फलक की कॉल देखकर वो उठ बैठी। हाँ फलक, खैरियत? फलक, क्या हुआ? फलक, कुछ बोलो। मगर इसे सिर्फ फलक की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। अमल, तुम सब हमारी तरफ आ सकते हो, प्लीज, सवाल मत करना, सब आ जाओ। फिर फलक ने एक लंबी हिचकी लेकर कॉल काट दी। आर्यन ने इसकी इस अदाकारी पर दाद दी, और इस तरह की अदाकारी ही है वैसे इस पूरे नावल में। ऐसा कोई सदमाती किस्म का चक्कर हरगिज है ही नहीं। सारी की सारी एंड तक बड़ी मजे की सिचुएशंस ही चलती हैं। अमल कंबल हटाती जल्दी से उठी और लाइट जलाई। फिर स्टडी का दरवाज़ा खोला। नीचे फ्लोर कुशन पर नूर बैठी नावल पढ़ रही थी और साथ साथ मूंगफली खा रही थी। अमल, खैरियत? वो भी प्लान के मुताबिक अनजान बनी। ये तुम इतनी तैयार क्यों हो? अमल ने सर तपांव से देखा और इस वक्त बहुत प्यारा नीला कुर्ता जीन्स पहने हुई थी। हाँ, वो रुकी। वो हीरोइन ने ऐसे पहन रखा था, इसलिए। छोड़ो इसे, फलक का फोन आया है, जल्दी जाकर मम्मा पापा को जगाओ, 1 मिनट की भी देर ना हो। मैं दानियाल को ला रही हूँ। अमल ने जल्दी से अपने नाइट सूट को जैसे सेट किया, फिर दानियाल के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बेटा फिल्म देख रहा था। दानी, फलक का फोन आया है, इसने हम सबको बुलाया है और वो रो रही थी। दानियाल मुतमिन से अंदाज में उठा। शक तो था मुझे, कल से ही बेटा, लिखवा लो, हमारे लिए पार्टी है। क्या बकवास है दानी, वो रो रही थी, चलो अब। अमल दानियाल को कॉलर से पकड़े बाहर घसीट कर ले गई। कह रहा हूँ ना यार, देख लेना, बहुत ही घिसा पटा सा आइडिया है, मैं इसीलिए जाग रहा था, मुझे पता है। चुप, एकदम चुप। अमल की आंखें दिखाने पर दानियाल ने होठों पर उंगली रखी और खामोश रहने का इशारा किया। मम्मा लोग तो चले गए हैं, जल्दी चलो। वो दोनों फौरन बाहर जा लपके। जिस वक्त वो दोनों लॉन्च में दाखिल हुए 12 बज चुके थे। सामने का मंजर देखकर अमल का मुंह खुलेगा खुला रह गया। अमल ने मुड़कर दानियाल की तरफ देखा। वो नहीं तासरात से इसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना। अचानक फलक, आर्यन और फहद सामने से आए और इन पर शूटर फोड़े। पीछे सब बड़े उन्हें विश कर रहे थे। अमल मुस्कुरा रही थी और दानियाल, इसे तो बस केक काटने की जल्दी थी। फिर दोनों ने भरपूर तालियों में केक काटा, जिस पर एक तरफ थीम था और एक तरफ प्रिंसेस थीम था और एक तरफ प्रिंस। दानियाल ने प्रिंस वाली तरफ से केक काटा। गुड आइडिया। सबसे पहले खुद खाया और फिर बारी बारी सबको खिलाया। अमल चूंकि इससे 10 मिनट छोटी थी, इसलिए इसने केक बाद में काटा। सबसे पहले नूर ने अमल को गिफ्ट दिया, फिर अमल ने मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। मेरा। दानियाल ने मुंह बसोरा। आप कौन? नूर इसे तंग करते हुए बोली। मैं बताऊं, तो मैं तुम्हारे मोबाइल को आग लगा दूंगा। दानियाल ने शरारती अंदाज में अपनाया। लो भाई पकड़ो, इतनी संगीन धमकी तो मत दो ना। नूर ने एक डब्बा दानियाल की तरफ बढ़ा दिया। फिर फलक, फहद, सब बड़ों ने और आर्यन ने दोनों को गिफ्ट दिए। खोले। अमल और दानियाल ने इशारा मिलते ही जमीन पर बैठकर अपने अपने गिफ्ट खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले नूर की गिफ्ट की बारी थी। नूर ने अमल को बहुत प्यारी राडो की घड़ी गिफ्ट की थी और दानियाल को भी राडो ही की घड़ी दी थी। फहद ने अमल को एप्पल का लैपटॉप गिफ्ट किया था और दानियाल को परफ्यूम और घड़ी। आर्यन ने मिलकर एक टेडी बियर गिफ्ट किया था। जिस लम्हे आर्यन ने दानियाल के हाथ में गाड़ी की चाबी दी थी, दानियाल का मुंह खुले का खुला रह गया था। फलक का तोहफा देखकर दानियाल का दिल किया कि वो झूमे, क्योंकि फलक ने इसे पूरा डिब्बा चॉकलेट से भर कर दिया था और अमल को परफ्यूम और बहुत ही खूबसूरत और नफीस डेकोरेशन पीस दिया था। इसके अलावा अमल के दिगर गिफ्ट की फहरिस्त में शॉल, सूट, मेकअप का सामान और चॉकलेट्स शामिल थी और दानियाल के गिफ्ट में मोबाइल, जैकेट, शर्ट, घड़ियां शामिल थी। सब बैठकर बच्चों के बचपन की बातें करने लगे। दानी, आर्यन एक केक एक्स्ट्रा लाया है, वो लेकर रात 2 बजे घर के पीछे आ जाना।
फलक का मैसेज पढ़कर दानियाल मुस्कुराया, सर उठाकर फलक को देखा और बेआवाज होंठ हिलाते कि जो हुक्म सरकार। आर्या ने अमल को उठने का इशारा किया और खामोशी से उठी और इसके पीछे चल दी। सब ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। आर्या ने अमल का हाथ पकड़े इसे बाहर लॉन के कोने में बने छोटे से फार्म हाउस में ले गया। आर्यन ये अमल मुस्कुराई और आर्यन के हाथ में पकड़े पिंजरे को देखा जिसमें तोतों की खूबसूरत जोड़ी थी। आर्यन, ये बेहतरीन तोहफा है। अमल ने पिंजरे को पकड़ा। अमल, ये परिंदे हैं, पर रखते हैं मगर उड़ नहीं सकते क्योंकि ये कैद हैं। मैं बस तुम्हें कहना और दिखाना चाहता था कि तुम भी हमेशा इसी तरह मेरी मोहब्बत के हिसार में रहोगी, चाहे मैं कहीं भी हूँ। आर्यन इसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से बोला, क्या ये ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहेंगे? अमल ने सर उठाकर पूछा। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक हाँ, मगर एक दिन हम दोनों खुद उन्हें आज़ाद करेंगे। इस दिन जब हम एक हो जाएंगे, क्योंकि तब और इस दिन के बाद उन्हें भी आज़ाद रहने का हक होगा। तब तुम मेरे पास होगी और फिर हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के हिसार में रहेंगे। तब इनकी ज़रूरत ना होगी, मगर जब मैं यहाँ नहीं होगा तब इनकी ज़रूरत होगी। ये लम्हा ब लम्हा तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे और तुम मुझे मेरी आइडियल के रूप में अच्छी लगी हो। अमल ने मुस्कुराकर अपना चेहरा झुका लिया।